गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में लास्ट फैमिली करेंगे हम ग्रेमिनी, जिसे हम पोएसी भी कहते हैं। और ग्रेमिनी के साथ ही ये जो पोएसी, ठीक है, इन दोनों नामों से इसे जाना जाता है, ग्रेमिनी और पोएसी। और ये लास्ट फैमिली है टैक्सोनॉमी की, सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म की, दोनों के लिए ही, ठीक है। तो इसके बाद हम एम्ब्रियोलॉजी में चलेंगे। एम्ब्रियोलॉजी जो है उसको पढ़ेंगे कल से, ठीक है, कल या परसों से, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब से। लेकिन अब ये लास्ट फैमिली जो है वो है एक बीजपत्री, यानी जब इसका हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो किस प्रकार की है सिस्टमेटिक पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर। तो डिवीजन तो इसका हो जाता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्लास हो जाती है, ये मोनोकोट है, मोनोकोट लीडनी, ठीक है, मोनोकोटी लीडनी है ये। इसके साथ ही देखिए इसमें ग्लूम पाए जाते हैं, इसलिए सीरीज भी लिखते हैं इसकी। क्या लिखते हैं? सीरीज। ग्लूम पाए जाते हैं जिसे हम तुषपत्र कहते हैं या प्रपत्र भी कहते हैं। तो ग्लूमेसी इसकी क्या हो जाती है? सीरीज हो जाती है, ठीक है। ये ग्लूम के बारे में भी हम विस्तार से देखेंगे आगे। ऑर्डर इसका हो जाता है ग्लूमी फ्लोरी, ऑर्डर है ग्लूमी फ्लोरी, ठीक है। और इसके बाद फैमिली क्या है? ग्रेमिनी हो जाता है, और या फिर हम इसे कह सकते हैं पोएसी। ये इन दोनों ही नामों से जानी जाती है। ग्रेमिनी के नाम से भी पूछा जा सकता है और पोएसी के नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखें हम, इसका वितरण कहाँ कहाँ है। तो इसका वितरण देखिए, लगभग इसके 620 वंश हैं और 10,000 से ज़्यादा इसकी क्या है? जातियां हैं। 620 तो क्या है? जेनेरा है, और 10,000 स्पीसीज अभी तक इसकी ज्ञात की जा चुकी है। और अगर भारत की बात की जाए तो 240 जेनेरा है और 1200 जातियां हैं। 240 जेनेरा और 1200 स्पीसीज कहाँ है? ये है इन इंडिया, ठीक है। और ये क्या है? एक कोस्मोपॉलिटन फैमिली है, यानी कि विश्वव्यापी फैमिली है। विश्व में लगभग हर जगह इसके पादप मिल जाते हैं। लार्जेस्ट फैमिली ऑफ वर्ल्ड है ये लार्जेस्ट फैमिली है, ठीक है, लार्जेस्ट फैमिली। तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी है कॉम्पोजिटी, पहली है ग्रेमिनी यानी पोएसी, ठीक है। अब देखते हैं इसके जेनेरा क्या है। देखिए, ग्रेमिनी पोएसी कुल को घास कुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घास कुल भी कहते हैं। ज़्यादातर इसके अंदर ऐसे पादप आते हैं जो अनाज से संबंधित हो, अनाज वाला, इसे अनाज कुल भी हम कह सकते हैं। तो वाइल्ड ग्रासेस भी पाई जाती हैं, जंगली घास, और साथ ही साथ अनाज वाले जो पादप हैं वो लगभग सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो देखते हैं जेनेरा कौन कौन से हैं। आपको देखिए वंश के नाम के हिसाब से भी याद रखना है, क्योंकि ये लगभग सारे ही क्या है, सामने आते रहते हैं। जैसे ट्रिटिकम है, ट्रिटिकम क्या होता है? गेहूं होता है। ट्रिटिकम जो एस्टिवम है, गेहूं की एक जाति है। इसी तरह से ट्रिटिकम की और भी जातियां हैं। इसी तरह से हॉर्डियम है, ओराइजा है, हॉर्डियम, ओराइजा। तो हॉर्डियम वल्गेर जो है वो क्या होता है? ज्वार होता है। इसी तरह से ओराइजा स्टाइवा, ये चावल होता है। सेकेरम, सोरगम वल्गेर, सेकेरम, सोरगम वल्गेर होता है ना, ज्वार, सारे लगभग इसी में ही आते हैं। जिया को हम कहते हैं जिया मेज, यानी कि मक्का। बैम्बूसा, साइनोडोन, बैम्बूसा, साइनोडोन, दूब घास होती है, साइनोडोन दूब घास इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी प्लांट है, जैसे सिम्बोपोगोन है, एविना है, पेनिसिटम है, सिम्बो
पोगोन, इसी तरह से एविना, ठीक है। और कौन कौन से हैं? पेनिसीटम, पेनिसीटम अमेरिकाना बाजरा होता है। फैलेरिस पेनिकम, फैलेरिस पेनिकम, ठीक है। और भी इसके हैं। इसी तरह से पोआ होता है, ट्राइपोगोन, टेट्रापोगोन, पॉलीपोगोन, पोआ, ट्राइपोगोन, ठीक है, टेट्रापोगोन, इसी तरह से पोलीपोगोन, ये सारे पोगोन वाले ही हैं। सिम्बोपोगोन, ठीक है, ये सारे ट्राइपोगोन। इसी तरह से आगे है हेटेरोपोगोन, थेलापोगोन, स्पोडियोपोगोन, थेलापोगोन, ठीक है, स्पोडियोपोगोन, ये सारे पोगोन वाले पादप जो हैं इसी के अंदर आते हैं। क्राइसोपोगोन, क्राइसोपोगोन, ठीक है। तो ये इसके पादप हैं। और भी हैं, देखिए इसमें अब देखिए इसमें से कुछ हिंदी नाम आप याद रखेंगे, यही पाए जाते हैं हमारे राजस्थान में भी, जैसे ट्रिटिकम है, गेहूं है, ठीक है। और जो सोरगम वल्गेर है, सोरगम वल्गेर को हम क्या कहते हैं? जो मोटे अनाज हैं वो है इसे सोरगम वल्गेर जो है मोटा अनाज होता है। इसी तरह से मक्का, बाजरा मोटा अनाज होता है, ये बाजरा है, ठीक है। इसी तरह से ये ज्वार है, सोरगम वल्गेर ज्वार है, ठीक है। चावल, सेकेरम होता है गन्ना, सेकेरम ऑफिसिनेरम। जिया मेज यानी मक्का, बैम्बूसा होता है बांस जो है वो आता है। साइनोडोन दूब घास होती है, ठीक है। एविना स्टाइवा जो है जई जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से फैलेरिस जो है, ये आप याद रख लो, बहुत है, इतने सारे पोगोन वाले आप याद रख सकते हो। इसके बाद चलते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। इस फैमिली से कुछ पादपों के नाम पूछे भी जाते हैं, बॉटेनिकल नेम उनके पूछे जाते हैं। तो रेंज ऑफ फ्लोरिंग कैरेक्टर्स में सबसे पहले आता है हैबिट। तो हैबिट में देखिए मोस्टली हर्ब और एनुअल होते हैं, बाइनियल हर्ब और शर्ब भी पाए जाते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? हर्ब एंड एनुअल, ठीक है, यानी कि अधिकतर कैसे हैं? शाकीय, शाक या फिर एक वर्षीय पादप है। इसी तरह से बाइनियल हर्ब और शर्ब भी होते हैं। बाइनियल हर्ब और शर्ब यानी द्विवर्षीय शाक या फिर द्विवर्षीय झाड़ी भी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और बहुवर्षीय भी होते हैं, पेरेनियल भी इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। बहुवर्षीय ट्री के रूप में, ट्री लाइक जो है वो भी इसके अंदर होते हैं। तो जैसे बैम्बूसा होता है वो इसी में आता है, जो बांस होता है वो किस में आता है? ट्री लाइक पेरेनियल में होता है। इसी तरह से डेंड्रोकैलेमस, ठीक है, ये भी इसी में आता है। डेंड्रोकैलेमस जो है वो भी एक, और स्टोलन जो है वो स्टोलन को कहते हैं भूस्तारी, ठीक है। भूमि पर इस तरह से बिछी हुई, एक दूसरे से लिपटी हुई और बिछी हुई, जैसे क्या होती है भूस्तारी? साइनोडोन होती है, ठीक है। साइनोडोन यानी दूब घास जो है वो स्टोलन के रूप में होती है, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं। रूट जो है इनमें एक बीजपत्री है, इसलिए कौन सी रूट हो जाती है? एडवेंटिटियस रूट हो जाती है, एडवेंटिटियस रूट। इनमें मूसला जड़तंत्र नहीं पाया जाता, इनमें अपस्थानिक जड़तंत्र पाया जाता है।
स्टेम जो है इसका कैसा होता है, एरियल होता है, एरियल यानी जो है वायवीय। इसी तरह से डिवाइडेड इन नोड एंड इंटरनोड, यानी जॉइंटेड पाया जाता है। जॉइंटेड का मतलब होता है डिवाइडेड इन नोड एंड इंटरनोड, यानी नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। ठीक है, यानी इस तरह से स्टेम जो है ये नोड है, ठीक है, और ये इंटरनोड है। ठीक है, इस तरह से नोड और इंटरनोड इनमें पाई जाती हैं। ये जो नोड है इसको तो हम कहते हैं परवसंधि कोशिका, ठीक है, और इंटरनोड होती है परव कोशिका। तो परव कोशिका ही आगे इंटरनोड का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जॉइंटेड पाए जाते हैं। तो गन्ना जो होता है इसमें जॉइंट होते हैं ना, इस तरह से बीच बीच में। तो ये जो सख्त जगह है जहाँ पर ये जॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और ये वाला क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है कारा में, नोड और इंटरनोड। ठीक है, तो वहाँ भी है ये, लेकिन इनमें ये वेल डेवलप्ड होता है। आगे चलते हैं। सॉलिड होता है, तना कैसा होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड जैसे जिया मेज में सॉलिड होता है। ठीक है, जिया मेज में सॉलिड होता है। इसी तरह से एंड्रोपोगोन में सॉलिड होता है। एंड्रोपोगोन इनमें सॉलिड तना होता है। इसी तरह से होलो माने होता है खोखला तना भी पाया जाता है। जैसे जो ट्रिटिकम है, ट्रिटिकम यानी गेहूं में तना खोखला होता है। इसी तरह से बैम्बूसा जो बांस होता है उसमें भी तना क्या है, खोखला होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रोस्ट्रेट, क्रीपिंग। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है विसर्पी या क्रीपिंग, इसे हम कह सकते हैं, यानी शान या विसर्पी, भूमि की सतह से लगता हुआ, यानी सर्पिलाकार रूप से लगता हुआ जो तना है वो पाया जाता है किसमें, साइनोडोन में। ठीक है, जो दूब घास होती है उसमें इस तरह का तना पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो बहुवर्षीय शाख होती हैं उनमें अंतःभूस्थारी भी पाया जा सकता है। तो तने में देखिए एरियल होता है और जॉइंटेड होता है, डिवाइडेड इन नोड एंड इंटरनोड, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जॉइंटेड कहते हैं। जैसे जॉइंटेड का एग्जांपल आप दे सकते हैं सेकेरम, ऑफिशिनेरम। इसी तरह से जो सॉलिड है वो पाया जाता है जिया में, जो एंड्रोपोगोन में। वैसे बांस में भी क्या होता है, सॉलिड होता है, परंतु वो सिर्फ परिधि पर सॉलिड होता है, बीच में से खोखला होता है। और होलो पाया जाता है जैसे ट्रिटिकम और बैम्बूसा में। प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग जो है वो साइनोडोन यानी दूब घास में पाया जाता है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं पत्ती की ओर। पत्ती कैसी होती है इनमें, तो देखिए पत्ती जो है इनमें अल्टरनेट होती है, लीफ अल्टरनेट, यानी एक नोड पर एक पत्ती होती है। पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, पैरेलल वेनेशन यानी जो इनमें शिरा विन्यास है वो कैसा होता है, समानांतर शिरा विन्यास होता है। लाइनियर और लाइनियर लैंसियोलेट इनके अंदर पाई जाती हैं। लाइनियर या फिर लाइनियर लैंसियोलेट, लैंसियोलेट को हिंदी में कहते हैं बालाकार। ठीक है, बालाकार पत्ती होती है और लाइनियर होती है। इसी तरह से ओवेट और एलिप्टिकल भी पाई जाती हैं। ओवेट यानी अंडाकार या फिर एलिप्टिकल का मतलब होता है दीर्घवर्ती है, तो ये ओलाइरा में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से तो ज़्यादातर पत्तियां कैसी है इनमें, पत्तियां इनमें अल्टरनेट होती है और पैरेलल वेनेशन वाली होती है। यानी इस तरह से अगर नोड है, ये जो स्टेम है, तो नोड पर पत्तियां जो है इस प्रकार से रहती हैं। अगर ये लैंसियोलेट होती हैं तो इस प्रकार से रहेगी, इस प्रकार से पत्ती पाई जाती है इस पर। ठीक है, इस प्रकार से ये लैंसियोलेट हो जाती है, लाइनियर भी हो जाती है और लैंसियोलेट भी हो जाती है। और इनमें वेनेशन कैसा है, इनमें वेनेशन है पैरेलल वेनेशन। ठीक है,
जैसे अब गेहूं की अगर बात की जाए तो गेहूं में पत्तियां आपने देखा होगा कि इस प्रकार से पत्ती होती है गेहूं की, ठीक है। इस प्रकार से पत्तियां पाई जाती हैं, लाइनियर फॉर्म में होती हैं, इस प्रकार से पैरेलल वेनेशन युक्त। तो ये गेहूं है, तो इसमें समानांतर शिराविन्यास पत्तियों में पाया जाता है। आगे चलते हैं पत्ती के बाद फ्लोरिंग कैरेक्टर्स में। फ्लोरिंग कैरेक्टर्स में देखिए इनफ्लोरेसेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इनफ्लोरेसेंस को हम समझते हैं, एक डायग्राम भी बनाएंगे, क्योंकि इनमें जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो कई बार एग्जाम में स्पेसिफिक रूप से भी पूछा जा सकता है। तो कंपाउंड स्पाइकलेट होता है, स्पाइकलेट, ठीक है। और ये भी कैसा हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस इसके बारे में यानी पुष्पक्रम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्पाइकलेट के बारे में वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए इनमें क्या होता है कि स्पाइकलेट कई स्पाइक में बटा होता है। पहली बात तो ये कि जो स्पाइकलेट है वो खुद कई स्पाइक में बटा होता है, ठीक है। इन सब बातों को हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइकलेट के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो स्पाइकलेट है पुनः कई भागों में बटा होता है, कई स्पाइक में बटा होता है। और ये किस में होता है, जैसे ट्रिटिकम में है, ये इस प्रकार से कई स्पाइक में यानी गेहूं में कई स्पाइक होते हैं। स्पाइकलेट का जो अक्ष है वो क्या कहलाता है, स्पाइकलेट का अक्ष रेचीला कहलाता है। क्या कहलाता है, रेचीला। इसको हम क्या कहते हैं, रेचीला कहते हैं, रेचीला कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्या है कि दो रेचीला पर दो सम्मुख पत्तियों में क्या होते हैं, सहपत्र होते हैं। रेचीला में दो सम्मुख सहपत्र होते हैं। तो सहपत्र को हम क्या कह रहे हैं, सहपत्र को हम जो शल्क जैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं, इनको हम ग्लूम कहते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, ये ग्लूम कहलाते हैं। और ग्लूम कैसे हैं, ग्लूम जो है शल्की व खुरदरे होते हैं, ठीक है। ग्लूम कैसे होते हैं, शल्की और खुरदरे होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, रेचीला के आधार पर भी दो तुष बंधे होते हैं और बाकी सभी की कक्षा से पुष्प निकलते हैं। यानी कि जो रेचीला का आधार है उस पर जो ग्लूम पाए जाते हैं वो तो बंधे होते हैं, लेकिन बाकी के जो ग्लूम है उनकी कक्षा से पुष्प निकलते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पुष्प के आधार पर रेचीला के आधारी ग्लूम बंधे होते हैं, ठीक है। रेचीला के आधारी ग्लूम क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और बाकी रेचीला के सहपत्रों ग्लूम की कक्षा से पुष्प निकलते हैं, ठीक है। क्लियर। अब पुष्प की क्या विशेषता है कि पुष्प के आधार पर जननक्षम प्रेमिका या प्रेमिका जिसे हम कहते हैं लेमा, पुष्प के आधार पर जननक्षम प्रमेयिका, ठीक है, या इसे हम क्या कह रहे हैं, लेमा कह रहे हैं, पाई जाती है। क्लियर। और आधार पर तो ये होती है और साथ ही साथ एक पैलिया भी पाई जाती है, शल्किका जिसे हम कहते हैं, ये लेमा और रेचीला के बीच पाई जाती है, ठीक है। पेलिया लेमा व रेचीला के बीच पाई जाती है। अब हम देखिए इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे, किसका, हम एग्जाम्पल लेंगे गेहूं का, ठीक है। देखिए कैसे होते हैं स्पाइक
और कैसे होते हैं स्पाइकलेट। हम एक क्या बनाएंगे, स्पाइक का डायग्राम बनाएंगे। किसका बनाएंगे, स्पाइक का, ठीक है। और स्पाइक का इसलिए बनाएंगे क्योंकि स्पाइकलेट में तो ये बहुत सारे होते हैं। अब हमें एक बनाना है। देखते हैं किस प्रकार से स्पाइक और स्पाइकलेट होते हैं। ये है गेहूं का स्पाइकलेट। क्या होता है, स्पाइकलेट गेहूं का। और इसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये गेहूं के दाने होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये एक पूरा भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्पाइक, ठीक है। और ये सारे स्पाइक मिलकर के ये स्पाइकलेट बनाते हैं। ये पूरा क्या है, स्पाइकलेट है। तो हम एक स्पाइक का डायग्राम बना करके देखेंगे इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, क्योंकि स्पाइक को समझना ज़रूरी है। अगर स्पाइक बन जाता है तो फिर स्पाइकलेट तो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि स्पाइकलेट किसका है, समूह है, स्पाइक का समूह है, ठीक है, जिसे हम कणिशों की कणिशिका भी कहते हैं। अब देखिए किस प्रकार से एक स्पाइक का अगर डायग्राम हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं।
ये बन चुका है एक स्पाइक, और इसी तरह से इस एक स्पाइक की तरह ही बहुत सारे स्पाइक मिलकर के क्या बनाते हैं, स्पाइकलेट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 लॉडिक्यूल्स होते हैं। कितने लॉडिक्यूल्स होते हैं? 2 होते हैं। इसके अलावा इसमें पैलिया होता है, बीच में ओवरी है और स्पाइक है। ये पूरा क्या है? स्पाइक है। ये ग्लूम है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? सहपत्र कहते हैं। ये ओवरी है, ठीक है, अंडाशय। और इसके बाद ये इसका जो नीचे वाला जो भाग है इसको हम थैलेमस कह सकते हैं। ये थैलेमस होता है। ठीक है, ये पेडिसेल है। और ऊपर की ओर जब हम जाएंगे तो पैलिया, ऊपर वाला जो भाग है, ये जो ग्लूम है, ये वाला जो भाग है, इनको हम क्या कहते हैं? पैलिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके साथ साथ आगे चलेंगे हम, ये लॉडिक्यूल होते हैं। नीचे की ओर जो है ये लॉडिक्यूल है, सॉरी ये लॉडिक्यूल है, और ये पैलिया होते हैं। इनको हम पैलिया कहते हैं। ठीक है, ये लॉडिक्यूल होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और ऊपर की ओर जाएंगे तो स्टीमन और फीदरी स्टिग्मा है, वर्सेटाइल एंथर है। ये वर्सेटाइल एंथर है, और ये फीदरी यानी कि पंखदार क्या है? स्टिग्मा है। ठीक है, इस प्रकार से ये स्टीमन पूरा जो है ये स्टीमन है। तो ये एक प्रकार का स्पाइक है, और इस स्पाइक से ही बहुत सारे स्पाइक मिलकर के क्या बनाते हैं। तो अब देखिए, एक रेचीला जो है, इस पर इस तरह से ये पूरा जो भाग है, यानी कि ये वाला जो है, इसको हम क्या कहते हैं? ये पूरा जो है इसको हम कहते हैं रेचीला। ठीक है, इस रेचीला पर क्या होते हैं? स्पाइक होते हैं। ठीक है, तो एक ग्लूम जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ये ग्लूम होते हैं रेचीला पर, आधार पर। इस प्रकार से इनको हम ग्लूम कहते हैं। क्लियर? ध्यान से समझना है कि रेचीला है, इस रेचीला पर इस प्रकार से आधार पर क्या पाए जाते हैं? ग्लूम पाए जाते हैं। क्लियर? और प्रत्येक ग्लूम के पीछे की ओर क्या पाई जाती है? एक लेमा पाई जाती है। यानी यहाँ पर एक क्या पाई जाती है? लेमा होती है। इस प्रकार से ये एक लेमा है इधर। क्लियर? और अब आगे देखें हम, अब एक पैलिया प्रेजेंट होती है लेमा के बीच में, और किसके बीच में? इस ग्लूम के बीच में। यहाँ पर एक पैलिया होती है, ये पैलिया है। और साथ ही साथ अब देखेंगे हम कि इस पर पुष्प का किस प्रकार से, यानी कि एक स्पाइक जो है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। तो ये आधार वाले जो हैं ये सारे क्या हैं? ये दोनों जो हैं ये तो बंध्या होते हैं, तुषपत्तर ये तो बंधे हैं। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से 2 ग्लूम जो आधारी हैं वो तो होते हैं बंधे। लेकिन इसी तरह से और भी ऊपर वाले जो हैं, ये वाले जो तुषपत्तर हैं, इनकी कक्षा में इन दोनों के अलावा क्या होते हैं? पुष्प होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पुष्प जो आपके सामने ये स्पाइक है वो सारा जो है यहाँ पर पाया जाता है। इसी तरह से ये वाला है, तो ये पूरा स्पाइक जो है यहाँ पाया जाता है। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से ये सारे स्पाइक मिलकर के एक रेचीला के ऊपर स्पाइकलेट यानी पुष्पक्रम बना लेते हैं। तो इस प्रकार का स्पाइकलेट पुष्पक्रम पाया जाता है ग्रेमिनिकुल में। ठीक है, कुछ और बातें इसकी हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।